देखिए, फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर ये लिखा हुआ है आपके सामने, और हम इसी को स्टडी कर रहे हैं क्लास में। तो रिसोर्सेज कहते हैं हर वो चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल हो, बेनिफिट देने के लिए हो, फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो, उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जो बेनिफिट देने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यूज़फुल है आपके लिए, कोई ना कोई इससे बेनिफिट मिल सकता है, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। और उसी टर्म को अपनी कॉमर्स में कहते हैं एसेट्स। तो क्या होते हैं एसेट्स? हर वो चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिट देने के लिए है, किसी किस्म का आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है, वो आपके लिए क्या है? रिसोर्स है, और आपके लिए एसेट्स है। दोनों एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग्स हैं। तो रिसोर्सेज भी कहते हैं उसको, और एसेट्स भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, कारोबार की। तो सोचो, कारोबार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें बेनिफिट देने के लिए होती हैं, यूज़फुल होती हैं, फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चेयर्स, टेबल, सोफ़े। तो ये सब चीज़ें यूज़फुल हैं, बेनिफिट देने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए। क्या कहलाएंगी? ये एसेट्स। इसी तरह से हमारे बिज़नेस में अगर देखो, कंप्यूटर्स भी होते हैं, लैपटॉप भी होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, प्रिंटर भी होता है, फ़ोटोस्टेट मशीन भी होती है। ये सब चीज़ें भी यूज़फुल हैं, बेनिफिट देने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इन सबको भी हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज या फिर एसेट्स। तो जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, ये भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स हैं। इसी तरह से चेयर्स, टेबल, सोफ़े, ये सब भी हमारे बिज़नेस के लिए क्या है? एसेट्स हैं। इसी तरह से अगर देखें बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी हमारे लिए एसेट्स है। इसी तरह से अगर देखें फ़ैन, ट्यूबलाइट, सेवर्स, एलईडी स्क्रीन, ये भी एसेट्स हैं। ठीक है। और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखती जाओ, ऑटोमोबाइल, गाड़ी वगैरह, हर चीज़, कार। ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है? बिज़नेस के लिए एसेट्स है। तो रिसोर्सेज या एसेट्स किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल हो, बेनिफिट देने के लिए हो, फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्सेज या फिर एसेट्स। सवाल ये होता है कि एक बिज़नेस के रिसोर्सेज का, एसेट्स का प्रोवाइड करने वाले कौन लोग होते हैं? तो प्रोवाइड करने वाले दो लोग होते हैं। एक का नाम लिखा हुआ है ऑनर और एक का नाम लिखा हुआ है क्रेडिटर। ऑनर कहते हैं इनसाइडर को। ऑनर कहते हैं किसी चीज़ के मालिक को। जैसे किसी हाउस का मालिक, किसी गाड़ी का मालिक, किसी बिजनेस कारोबार का मालिक। नाम सुना होगा आपने, ऑनर। तो ऑनर जो है वो किसी चीज़ के मालिक को कहते हैं। तो एक हो गया ऑनर, और दूसरा कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? आउटसाइडर, जिसने हमें बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए कर्जा प्रोवाइड किया है, लोन दिया है, उधार दिया है, तो सब लोग कहते हैं क्रेडिटर। तो एक कारोबार में, एक बिज़नेस में जो दौलत है, वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, उनके प्रोवाइड करने वाले कितने लोग होते हैं? दो लोग। कौन कौन? ऑनर और क्रेडिटर। ऑनर कौन? इनसाइडर। और क्रेडिटर कौन? आउटसाइडर्स। आउटसाइडर कौन? जिन्होंने बिज़नेस करने के लिए कर्जा दिया, उधार दिया, लोन प्रोवाइड किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे बिज़नेस के मालिक बन बैठेंगे, ऑनर बन जाएंगे। ऑनर तो हम ही रहेंगे, कारोबार के मालिक तो हम ही रहेंगे। वो जस्ट क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं। वो एक टाइम के बाद अपना पैसा वापस मांगने के लिए आएंगे। इसी तरह से आपने वर्ड सुना होगा क्लेम करना। CLAIM, क्लेम। क्लेम कहते हैं आपका राइट, आपका हक, पोजीशन, मिल्कियत। जैसे मुझे कारोबार में अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं किसी दूसरे से कर्जा लूँगा मैं। तो प्रोवाइड करने वाला कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए? क्रेडिटर का आना चाहिए। अगर मैंने अपना खुद पैसा प्रोवाइड किया है, कारोबार में पैसा अपना मैंने खुद लगाया है कारोबार में, तो मैं प्रोवाइड किसने किया? ऑनर ने किया। तो क्लेम भी किसका होना चाहिए? फिर ऑनर का होना चाहिए। यानी क्लेम उसी का लिखते हैं जिसने वो चीज़ प्रोवाइड की होगी। अगर मैं क्लास में किसी से पेंसिल या पेन या शार्पनर मांगता हूँ, मैं किसी से बोरो करता हूँ, तो जिस शख्स से मैं वो चीज़ लूँगा, वही शख्स क्लेम करने के लिए आएगा। हर कोई क्लेम करने के लिए नहीं आएगा, हर कोई चीज़ वापस मांगने के लिए नहीं आएगा। क्लेम वही करने के लिए आएगा जिसने वो चीज़ प्रोवाइड की होगी। तो क्लेम किसका हो सकता है? ऑनर का भी हो सकता है, और क्लेम क्रेडिटर का भी हो सकता है। डिपेंड करता है प्रोवाइड किसने किया है। अगर लाने वाला ऑनर था उस चीज़ का, तो फिर क्लेम भी किसका होना चाहिए? ऑनर का होना चाहिए। अगर लाने वाला क्रेडिटर है, तो फिर क्लेम भी किसका होना चाहिए? क्रेडिटर का होना चाहिए। और दूसरी बात ये, क्लेम जब भी लिखेंगे हमेशा हम बिज़नेस में इक्वल अमाउंट से लिखेंगे। यानी या सपोज़ करो अगर बिज़नेस में चीज़ 100 रुपये की आएगी, तो हम क्लेम भी कितने रुपये लिखेंगे? 100 रुपये। ना इससे कम, ना इससे ज़्यादा। ऐसा क्यों? जैसे आपने एक शॉप कीपर से सपोज़ करें एक रजिस्टर परचेज़ किया, एक रजिस्टर, पेंसिल, पेन वगैरह चीज़ें परचेज़ करी, और वो सब चीज़ें मिला के जो है वो 100 रुपये की बनती हैं। तो उस शॉपकीपर ने आपको चीज़ प्रोवाइड की है 100 रुपये की, तो बदले में आपसे क्लेम भी कितने रुपये करेगा? 100 रुपये करेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ 100 रुपये की देगा, आपसे क्लेम कर ले 1000 रुपये या 10,000 रुपये।
ठीक है। अगर इसी तरह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की आएगी तो हम क्लेम भी कितने रुपए लिखेंगे, 5 लाख रुपए। तो जितने रुपए के एसेट्स उतने रुपए से क्लेम। दो बातों का आपने ख्याल रखना है, क्लेम किसका होना चाहिए, जिसने प्रोवाइड किया है कारोबार के लिए। अगर प्रोवाइड करने वाला ऑनर है तो क्लेम भी किसका होना चाहिए, ऑनर का। और अगर प्रोवाइड करने वाला क्रेडिटर है तो क्लेम भी किसका होना चाहिए, क्रेडिटर का। और क्लेम जब भी लिखेंगे हमेशा कैसे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। यानी बराबर से बता दिए कि जितने रुपए के एसेट्स उतने रुपए से क्लेम। अगर एसेट्स 1 लाख रुपए के हैं तो क्लेम भी कितने रुपए लिखेंगे, 1 लाख रुपए। अगर एसेट्स कारोबार में 2 लाख रुपए के आएंगे तो हम क्लेम भी कितने रुपए लिखेंगे, 2 लाख रुपए। तो दोनों बात समझ में आ गई कि भाई प्रोवाइड करने वाला ऑनर भी हो सकता है और प्रोवाइड करने वाला क्रेडिटर भी हो सकता है। क्लेम उसी का लिखेंगे जिसने कारोबार के लिए वो चीज़ प्रोवाइड की होगी। और क्लेम हमेशा इक्वल अमाउंट से लिखेंगे, बराबर अमाउंट से लिखेंगे। अब जो हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेक्चर शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम हमने बता दिया आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है। एक तरफ कारोबार के एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, और इनके प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रोवाइड करने वालों को हम लोग कहते हैं सोर्सेज। क्या है इसका, इसकी सोर्स या तो ऑनर ने प्रोवाइड किया होगा या क्रेडिटर ने प्रोवाइड किया होगा। एक बिज़नेस के रिसोर्सेज का, एसेट्स का लाने वाला या तो ऑनर होता है या क्रेडिटर होता है, या तो इनसाइडर होता है या फिर आउटसाइडर होता है। और जो प्रोवाइड करेगा क्लेम भी उसी का होगा। ठीक है। वो क्लेम जो इनसाइडर का होता है, ऑनर का होता है, उसे कहते हैं ऑनर इक्विटी। और वो क्लेम जो आउटसाइडर का होता है, क्रेडिटर्स का होता है, उसे कहते हैं लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, हमारे बिजनेस के जो आउटसाइडर्स क्लेम है, जिन लोगों ने कारोबार करने के लिए कर्जा दिया, उधार दिया है, वो क्रेडिटर्स हैं, वो लाइबिलिटीज़ हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, इस फॉर्मेट से करेंगे। तो आप ये जो है दोनों पेजेस पे आमने सामने इस तरह लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। कैसे, ये वाले जो कॉलम हैं ये कॉपी के इस वाले सामने वाले पेज पे, लेफ़्ट वाले पेज पे, और इसी के सामने वाले पेज पे जो है वो कॉलम ड्रॉ कर लीजिएगा बिल्कुल साइड पे, कॉर्नर पे, एक ऑनर का, क्रेडिटर का। लेकिन जब भी सॉल्व करेंगे इसको हमेशा हम आमने सामने सॉल्व करेंगे। अगर कॉपी का एक तरफ का पेज खाली जा रहा है तो उसको आपने खाली ब्लैंक छोड़ना है, और दूसरे दोनों पेजेस में आमने सामने ही इसको लाइनें ड्रॉ करनी है कॉपी के। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस कहते हैं हमारे बिज़नेस के इवेंट्स, कारोबार के मामलात, कारोबार के लेन देन करना, बाइंग एंड सेलिंग। जब हम बिज़नेस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ख़रीदते हैं, सेल करते हैं किसी चीज़ को, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन बिज़नेस में दो तरीके से हो सकती है, ऑन कैश पर और ऑन क्रेडिट पे। ऑन कैश का मतलब होता है उसी वक्त फ़ौरन हैंड टू हैंड चीज़ के पैसे दे दिए आपने। जैसे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए गए, शॉपकीपर से मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया और हैंड टू हैंड आपने कैश पे कर दिया शॉपकीपर को। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ट्रांजैक्शन ऑन कैश। इसी तरह से एक होती है ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट। चीज़ परचेज़ कर ली है लेकिन पैसे नहीं दिए, आपने उससे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि पैसे मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट। तो कभी कभी हम अपने बिज़नेस में ट्रांजैक्शन ऑन कैश पर भी करते हैं, ऑन क्रेडिट पर भी करते हैं, आपने खुद पहचानना होगा। तो ऑन कैश का मतलब क्या होता है कि उसी वक्त फ़ौरन चीज़ परचेज़ करी, पैसे दे दिए। चेयर्स टेबल ख़रीदी, हैंड टू हैंड शॉपकीपर को पैसे दे दिए आपने, फर्नीचर लिया और कैश दिया, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजैक्शन ऑन कैश। लेकिन अगर सपोज़ करो फर्नीचर परचेज़ किया, ख़रीदा शॉपकीपर से, बट पैसे अभी नहीं दिए आपने, उससे प्रॉमिस किया, वादा किया कि पैसे आपको हम 2 दिन बाद दे देंगे, 10 दिन बाद दे देंगे, 20 दिन बाद दे देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट का मतलब होता है प्लस माइनस, असर, क्या इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, उसे कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस के क्या इफेक्ट है। ठीक है। तो कॉलम्स तो आपने इसी तरह से ड्रॉ करने हैं, कॉपी के आमने सामने पेजेस पे ड्रॉ करने हैं। ये आपने क्वेश्चन कॉलम कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किए तो पहले तो ये कॉलम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, और अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑन जनवरी 1, 2019 मिस्टर इरफान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। ट्रांसलेट करता हूँ उसको मैं उर्दू में। जनवरी 1, 2019 को इरफान साहब ने कारोबार शुरू किया और बिज़नेस में कैश इन्वेस्टमेंट किए 2 लाख रुपए की। इरफान साहब ने कारोबार शुरू किया, बिज़नेस में क्या लेकर आए, कैश लेकर आए। क्या ये कैश यूज़फुल है, जी हाँ, ये कैश यूज़फुल है, बेनिफिट देने के लिए है, फ़ायदा पहुँचाने के लिए है,
इस कैश से हमें किसी किस्म का बेनिफिट मिल सकता है। कैसे? अगर हमारी जेब में पैसे हों, कैश हो, और हम बाहर जाएं, हमें कोई चीज़ ख़रीदनी हो पैसों से, तो हम बआसानी उन पैसों से, कैश से वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो कैश हमारा क्या हुआ? यूज़फुल हुआ, बेनिफिट देने के लिए हुआ। मैंने कहा था रिसोर्स क्या होता है? हर वो चीज़ जो यूज़फुल हो, बेनिफिट देने के लिए हो, फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो क्या होती है? रिसोर्स होती है, एसेट्स होती है। तो आज 1 जनवरी को ऑनर ने कारोबार शुरू किया। बिज़नेस में क्या लेकर आया? कैश लेकर आया। कितना? 2 लाख रुपए। तो हमारे बिज़नेस में एक एसेट आया, और वो एसेट कौन सा आया? कैश आया। डेट मेंशन करेंगे 2019 जनवरी 1 और देखो सॉल्व करेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। जनवरी 1 को हमारे कारोबार में एक एसेट आया, एक एसेट बढ़ गया। एसेट कौन सा बढ़ गया? कैश बढ़ गया। कितने रुपए बढ़ गया? 2 लाख रुपए कैश बढ़ गया। तो आज कारोबार में कैश में इजाफा हुआ 2 लाख रुपए का, एसेट बढ़ गया। इस कैश का यकीनन कोई ना कोई प्रोवाइड करने वाला भी है। तो प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऑनर। देने वाला कौन है? ऑनर। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए? ऑनर का आना चाहिए। मैंने कहा था क्लेम भी उसी का आएगा जिसने वो चीज़ प्रोवाइड की है। तो इस कैश का प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऑनर। कितने रुपए प्रोवाइड किया है? 2 लाख रुपए। तो इससे क्लेम में इजाफा हो गया। दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। आज फर्स्ट टाइम ऑनर ने कारोबार में कैश प्रोवाइड किया, तो कैश में इजाफा हो गया 2 लाख रुपए का, और ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया 2 लाख रुपए का। ये लाइन और ये लाइन दोनों की आपकी आमने सामने की सेम होनी चाहिए, ठीक है। कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। यहाँ पे क्या लगा देंगे? नो अफेक्ट। इस डैश को हम लोग कहते हैं नो अफेक्ट। एक बार दोबारा रिव्यू कर लें, एक बार दोबारा पढ़ लें। ऑनर ने कारोबार शुरू किया, बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किए 2 लाख रुपए की। तो आज कारोबार में एक असेट्स आया, रिसोर्स आया, वो क्या आया? कैश आया। कितने रुपए आया? 2 लाख रुपए। कैश में इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया 2 लाख रुपए का, और कोई लायबिलिटी नहीं है, कर्जा नहीं है, नो अफेक्ट लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन कहते हैं परचेज्ड सप्लाईज फॉर कैश 5000। परचेज कहते हैं ख़रीदना, ख़रीद के लेकर आए। सप्लाईज कहते हैं सामान, वो सामान जो स्टेशनरी का होता है, फॉर एग्जांपल पेंसिल, रबड़, स्केल, शार्पनर, कटर, इसके अलावा इंक, इसके अलावा पेपर्स, रजिस्टर वगैरह वगैरह, फाइलें, वो सामान जो हम लोग स्टेशनरी से परचेज़ करते हैं। सप्लाईज़, ये जितने मैंने नाम लिए स्टेशनरी में, ये सब चीज़ें यूज़फुल हैं, बेनिफिट देने के लिए हैं, फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं। क्या कहलाएंगी? ये भी एसेट्स हैं। तो आज हम अपने शॉपकीपर के पास गए और सप्लाईज़ ख़रीद के लेकर आए। कैसे लेकर आए? कैश पे लेकर आए, फ्री में लेकर नहीं आए। जब सप्लाईज़ ख़रीद के लेकर आए, कैश पे लेकर आए, तो कारोबार में एक रिसोर्स आया और कारोबार से एक रिसोर्स गया। बिज़नेस में रिसोर्स आया कौन सा? सप्लाईज़, और गया कौन सा? कैश। तो कारोबार में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कारोबार में कौन सा एसेट बढ़ गया? सप्लाईज़। और कारोबार से कौन सा एसेट कम हो गया? कैश। तो क्या होना चाहिए? सप्लाईज़ बढ़ना चाहिए और कैश कम होना चाहिए, ठीक है। देखो सॉल्व कर लेते हैं। एक अलग से कॉलम बनाएंगे यहाँ पे सप्लाईज़ के नाम से, और सप्लाईज़ वाला कॉलम बना के अब हमें करना क्या है? सप्लाईज़ बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। तो ये देखिए, ए लिखेंगे, इन्होंने अल्फ़ाबेट दिए में ABCD, तो आप भी लिख दीजिएगा ABCD इस तरह से। सप्लाईज़ बिज़नेस में, कारोबार में बढ़ गया। तो नेक्स्ट लाइन में जो हमने फर्स्ट लाइन जो सॉल्व कर ली थी वो तो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आ जाएं। ए में सप्लाईज़ ख़रीद के लेकर आए कितने की? 5000 की, और कैश कितना पे किया? 5000। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया? सप्लाईज़ बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? 5000। और कौन सा एसेट कम हो? कैश कम हो गया। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। सप्लाईज़ आया, कैश गया। 5000 सप्लाईज़ बढ़ा दो और कैश कम कर दो। कम करने के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं, माइनस करने के लिए। जब अकाउंटिंग में किसी चीज़ को माइनस करना हो तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। सप्लाईज़ खरीदी कैश पे, इससे बाकी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लायबिलिटी पे नो अफेक्ट, ऑनर इक्विटी पे नो अफेक्ट। तो अब आप भी इसी तरह से ब्लू पेन से कॉपी कर लें, जैसे मैंने सॉल्व किया इसी तरह से। यहाँ पहले यहाँ लिखें 5000 सप्लाईज़ को बढ़ा दीजिए, कैश कम कर दीजिए, बाकी यहाँ भी नो अफेक्ट, यहाँ भी नो अफेक्ट। चलिए अब कॉपी कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या करना है? अब एक लाइन लगाएं, लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ भी एक पेंसिल से लाइन लगाएं, यहाँ भी एक पेंसिल से लाइन लगाएं, और अब बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करेंगे ब्लैक पेन से। तो अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ज़रा देखिए, बिज़नेस में, कारोबार में कैश था कितना? 2 लाख रुपए। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। 5000 कैश पे किया या रिसीव किया है? आई थिंक पे किया है, कि क्या पे किया है? सप्लाईज़ खरीदी है, सप्लाईज़ खरीदी तो पैसे देकर आए, इससे कैश कम हो गया। तो बिज़नेस में कैश था कितना? 2 लाख रुपए, और 5000 रुपये हमने कैश पे किया। तो कारोबार में रिमेनिंग कैश कितना रह गया? 1,95,000। बिज़नेस के लिए एक एसेट परचेज़ किया, सप्लाईज़, बिज़नेस के पैसों से।
यानी कारोबार की तिजोरी में से पैसा निकाले थे, 2 लाख में से 5,000 निकाले थे सप्लाईज ख़रीदने के लिए, तो बैलेंस कितना रह गया 1,95,000। सप्लाईज का बैलेंस कितना आ गया 5,000। कोई कर्जा नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, क्या लिखेंगे 0। ऑनर क्लेम जो 2 लाख था अभी वही 2 लाख होना चाहिए। नो इफेक्ट लगाया, देखो नो इफेक्ट मतलब बता कि कोई कुछ भी नहीं किया ना, इंक्रीज ना डिक्रीज, तो 2 लाख था अभी भी कितना होगा 2 लाख रुपये कॉपी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है बी में, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 40,000। क्या ख़रीद के लेकर आए फर्नीचर। फर्नीचर क्या चीज़ें होती हैं, चेयर्स टेबल सोफ़े वगैरह, बिजनेस में डेस्क फर्नीचर है, ठीक है। तो चेयर्स टेबल सोफ़े ये भी हमारे सब क्या है यूज़फुल हैं, बेनिफिट देने के लिए हैं, फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं, एसेट्स हैं। कैसे ख़रीद के लेकर आए कैश पे, कितने का 40,000 का। तो बिज़नेस में क्या हुआ, एक एसेट आया और एक एसेट गया। एसेट आया कौन सा फर्नीचर, और गया कौन सा कैश। क्या करना चाहिए, फर्नीचर को बढ़ाना है और कैश को कम करना है। ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे लिखेंगे बी, और बी में लिख के एक अलग से कॉलम बना देंगे यहाँ पे किसका, फर्नीचर का। बिज़नेस में फर्नीचर बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो, कैश कम हो गया। बाकी सप्लाई पे नो इफेक्ट, लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट, ऑनर पे नो इफेक्ट। लाइन ड्रॉ कर लीजिए अगेन, दोबारा पेंसिल स्केल से लाइन लगाएं दोनों साइड, यहाँ भी लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, यहाँ भी लाइन ड्रॉ करें, और बैलेंस हमेशा किससे करेंगे ब्लैक पेन से। चलिए बताइए बिजनेस में रिमेनिंग कैश था कितना, इससे पहले कैश था 1,95,000। कैलकुलेटर पे 1,95,000 में से ज़रा 40,000 कैश माइनस कर दें, तो रिमेनिंग कैश कितना बचा 1,55,000, ठीक है। कैश माइनस किया, माइनस क्यों, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज़ किया, ख़रीदा, फर्नीचर ख़रीद के लेकर आए। जब फर्नीचर ख़रीद के लेकर आए तो इससे हमने पैसे दिए होंगे, तो कैश कम होना चाहिए, माइनस कर देंगे यहाँ से। सप्लाईज कितने की थी 5,000 की, अब भी कितनी होनी चाहिए 5,000। कितने का फर्नीचर है 40,000, कॉपी कर दो इसको। लाइबिलिटी से पहले 0 थी, अब भी कितनी होनी चाहिए 0। ऑनर क्लेम 2 लाख रुपये था, अब भी कितना होना चाहिए 2 लाख रुपये। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। इक्विपमेंट कहते हैं जस्ट लाइक वो सामान जो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टाइपराइटर, फोटोस्टेट मशीन, इसे इक्विपमेंट्स कहते हैं। और ये तमाम चीज़ें यूज़फुल हैं, बेनिफिट देने के लिए हैं, फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं, ये भी हमारे कारोबार का एसेट्स हैं। अपने बिज़नेस के लिए, कारोबार के इस्तेमाल के लिए ये जितनी भी चीज़ें हम लोग ख़रीद रहे हैं कारोबार के इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं। सप्लाईज़ ख़रीदी है तो कारोबार के इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है, फर्नीचर लिया है तो कारोबार के इस्तेमाल के लिए लिया है, इक्विपमेंट लिया है तो कारोबार के इस्तेमाल के लिए लिया है। क्या ख़रीद के लेकर आए इक्विपमेंट, कैसे लेकर आए कैश पे, कितने रुपए का 50,000 का। तो क्या हुआ बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया इक्विपमेंट, और कौन सा एसेट कम हो गया कैश। सॉल्व कर सकते हैं, एक अलग से कॉलम बनाएं, सी नंबर सॉल्व कर रहे हैं आप, और यहाँ पे कॉलम बनाने इक्विपमेंट्स का, ठीक है। इक्विपमेंट में इजाफा हो गया 50,000 रुपये का, और कैश कम हो गया 50,000 रुपये। ब्रैकेट यूज़ करेंगे माइनस करने के लिए। सप्लाईज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लाइबिलिटी पे और इक्विटी पे दो जगह इफेक्ट पड़ा। कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा, इक्विपमेंट पे और कैश पे। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया, इक्विपमेंट आया और कैश गया, बाकी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको भी। अगेन लाइन ड्रॉ करें पेंसिल स्केल से, यहाँ भी लाइन लगा लें, यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लें, और दोनों साइड बैलेंस कर लें। कैश था इससे पहले बिजनेस में 1,55,000, 50,000 कैश पे कर दिया, कम हो गया, कितना बचा 1,05,000। सप्लाईज 5,000 थी, अगेन कॉपी कर दें एज इट इज़। फर्नीचर वही 40,000 है, इक्विपमेंट 50,000 है, लाइबिलिटी 0 है, ऑनर क्लेम अगेन वही 2 लाख रुपये है। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद परचेज्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट कहते हैं ऑन क्रेडिट, और ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। सेम एक मतलब होता है ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, दोनों का मतलब एक ही होता है, उधार पे ख़रीदा। परचेज्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट फ्रॉम आमिर ₹80,000। आमिर से 80,000 रुपये का फर्नीचर उधार पे ख़रीद के लेकर आए। क्या लेकर आए फर्नीचर लेकर आए। जब फर्नीचर लेकर आए तो इससे फर्नीचर में इजाफा हो गया, तो आज कारोबार में फर्नीचर में बढ़ गया। तो हम भी क्या करेंगे, देखें इस तरह डी लिखेंगे, और बिज़नेस में क्या लेकर आए फर्नीचर लेकर आए, तो फर्नीचर में इजाफा हो गया, फर्नीचर को प्लस कर लेंगे। फर्नीचर ख़रीद के लेकर आए तो कारोबार में फ़र्नीचर बढ़ना चाहिए, कितने रुपए का 80,000 रुपये का। आज हमने इस 80,000 का पैसे नहीं दिए, कैश नहीं दिया, तो इसलिए वो कैश पे नो इफेक्ट, सप्लाईज पे नो इफेक्ट, इक्विपमेंट में नो इफेक्ट। हाँ, इस फर्नीचर का प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर या क्रेडिटर, क्रेडिटर, इनसाइडर या आउटसाइडर, आउटसाइडर। तो इसीलिए अगर देखो बिज़नेस में लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, कितना इजाफा हो गया 80,000 रुपये का,
कि हमने 80,000 रुपये का हमने क्या ख़रीदा है, फ़र्नीचर उधार पे ख़रीदा है। जब जब उधार पे ख़रीदेंगे इससे आपकी बिज़नेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आज अगर देखो बिज़नेस पे दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ रहा है और एक लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। फर्नीचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फर्नीचर में इजाफा हुआ है, प्लस करेंगे, और लायबिलिटी में भी इजाफा हुआ है 80,000 रुपये का, बाकी सब पे नो इफेक्ट। अब ज़रा बैलेंस कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लें दोनों साइड, बोथ साइड लाइन ड्रॉ कर ली। अब ज़रा बैलेंस कर लीजिए, कैश वही रहेगा 1,05,000, सप्लाईज 5,000, फर्नीचर था इससे पहले 40,000 का, 80,000 का फर्नीचर और ख़रीद के लेकर आया तो फर्नीचर कितना हो गया 1,20,000। फर्नीचर में इजाफा हो गया 1,20,000 रुपये का। इक्विपमेंट वैसे ही रहेगा, कॉपी कर देंगे। अब लायबिलिटी बिज़नेस में ज़ीरो नहीं है, अब तुम्हारे कारोबार में ज़ीरो लायबिलिटी नहीं है। 80,000 रुपये का उधार कर लिया, अब आप आमिर साहब के मकरूज़ हो गए कितने रुपए के, 80,000 रुपये के। यहाँ पे लायबिलिटी आएगी, ऑनर क्लेम लिखेंगे 2 लाख रुपये से। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं पेड कैश टू क्रेडिटर। पेड मतलब पैसे देना, कैश पे किया है, किसको पे किया है, क्रेडिटर को, आमिर को 30,000 रुपये। तो आमिर क्रेडिटर को, जिससे हमने क्या परचेज़ किया था, फर्नीचर परचेज़ किया था उधार पे, तो आज हमने कर्जदार को 30,000 रुपये पैसे दे दिए, कैश पे कर दिया। इससे क्या होना चाहिए, जब कैश पे कर दिया तो इससे कैश भी कम होना चाहिए, तो कैश भी माइनस करेंगे, और लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए, क्योंकि आइंदा तुम्हारा कर्जा जो है वो 80,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपये। तो जब हमने 30,000 रुपये कैश पे कर दिया तो यहाँ लिखें ई 30,000 से कैश ब्रैकेट लगाएं, कैश माइनस करें, और 30,000 से लायबिलिटी माइनस कर दें, दोनों जगह माइनस कर देंगे। कैश भी कम हो गया, कर्जा भी कम हो गया। और बैलेंस कर लें, लाइन ड्रॉ कर लें अगेन दोबारा से, और बैलेंस कर लें ब्लैक पेन से। कैश था 1,05,000, 30,000 कैश पे कर दी, कितना बचा 75,000, बाकी 80,000 लायबिलिटी थी, 30 माइनस कर दें, कितने रहेगी 50,000, कॉपी कर देंगे एज इट इज़। अगले में कहते हैं लास्ट में, ऑनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैश इनटू बिजनेस 40,000। ऑनर ने कारोबार में मज़ीद कैश इन्वेस्टमेंट किए 40,000 रुपये की। आज ऑनर कारोबार में मज़ीद क्या लेकर आया, कैश लेकर आया। कितने रुपए लेकर आया 40,000। इससे कैश बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कारोबार में कैश आया है, गया है, आया है, तो कैश को प्लस करेंगे, तो कैश को प्लस करेंगे 40,000 से, देखें एफ़ लिखें, और एफ़ लिख के 40,000 कैश को प्लस कर लें। और प्रोवाइड करने वाला कौन था, जो प्रोवाइड करे क्लेम भी उसी का लिखेंगे। तो आज इस 40,000 का प्रोवाइड करने वाला कौन, ऑनर, तो क्लेम भी किसका आना चाहिए, ऑनर का आना चाहिए। कितना आना चाहिए 40,000 से, तो ऑनर क्लेम में भी इजाफा हो गया, कितना इजाफा हो गया 40,000 का। बाकी सब पे क्या लगाएंगे, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अब ज़रा प्लस कर लें, आखिर में क्या करना चाहिए 75 और 40,000 प्लस कर लें कि कैश आया है, रिसीव हुआ है बिज़नेस में, ऑनर ने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किए तो कैश बढ़ गया, तो 75 और ये 40 प्लस कर लें, कितना होगा 1,25,000। बाकी बैलेंस वैसी कॉपी करते जाएँ। ऑनर क्लेम था पहले 2 लाख, और 2 लाख में 40,000 का इजाफा हो गया तो कितना हो गया 2,40,000। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन दोनों साइड पे। अब ज़रा बैलेंस कर लिया, आखिर में अपना आंसर वेरीफाई कर लें कि दोनों साइड के आंसर बैलेंस हैं कि नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे, आखिर में जितने भी बैलेंसेज हैं सबको प्लस कर लीजिए। कौन कौन से, ये सब आखिर में जो लिखे हुए हैं, 1,25,000 कैश, सप्लाईज 5,000, ये प्लस करें, प्लस 1,20,000 प्लस 50,000। तो आखिर में इन चारों को प्लस कर लें, कैश को, सप्लाईज को, फर्नीचर को और इक्विपमेंट को, इन सब को प्लस कर लें। तो आप जब कैलकुलेटर प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना बन रहा है 2,90,000। और यही आंसर यहाँ भी वेरीफाई कर लें कि यहाँ भी दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं है। आखिर में एट दी एंड चेक करें, कैश का आंसर, ऑनर इक्विटी कितनी आ रही 2,40,000, यानी कारोबार के जो एसेट्स हैं उस पर ऑनर का अपना क्लेम 2,40,000 है, और बाकी दूसरों का क्लेम है 50,000। तो 2,40,000 प्लस 50,000 दोनों को प्लस कर लें, क्योंकि ऊपर देखें साइन प्लस की लगी हुई है। इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो यहाँ साइन प्लस की बीच में दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 2,90,000 देखें वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइड के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो एट दी एंड लास्ट में अगर जगह है आखिर में तो वहीं पे लिख दें आंसर 2,90, 2,90 दोनों साइड पे, या इस तरह से लिख दें अलग से। तो ये पहला सवाल की इक्वेशन मैंने पूरी सॉल्व करवा दी। अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 4A, दिस वन, इसको वीडियो पॉज कर लें आप, और पॉज करके इसका सवाल को इसी तरह से सॉल्व कर लें वन बाय वन, जैसे मैंने अभी पढ़ाई है आपको ट्रांजिशन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑनर ने कारोबार शुरू किया, बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की, सेम वैसे ही करेंगे। ऑनर कैश लेकर आया, कैश में इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया,
इस तरह से। नेक्स्ट बाकी पढ़ते जाएं, ट्रांजिशन खुद सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें।